सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को चालू किया है और इसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है अभी। और कहां पर शुरू किया? तो गांसू प्रांत है गोबी रेगिस्तान में, वहां पे इसको शुरू किया गया है। अब थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर का क्या मतलब हो गया कि इसमें रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की जगह तरल नमक यानी कि मोल्टन सॉल्ट का यूज किया जाएगा। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और भारत में अगर पूछोगे थोरियम मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। और सबसे ज्यादा कहां मिलता है? केरल में जो मोनाजाइट मृदा है उसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। 8 से 10% थोरियम मिलता है उसमें, मोनोजाइट मृदा में, जो आपको केरल में मिलेगी। अब बात यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनबिन हो गई है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा याद रखना कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई है चाइना ने, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना था पनामा। चाइना का आर्टिफिशियल सन है, उसका नाम है ईस्ट। अभी न्यूज में था क्योंकि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस मेंटेन करा गया था इसमें 1000 प्लस सेकंड्स के लिए। और अभी नवा एशियन विंटर गेम्स हुए थे 2025 वाले चाइना के हॉर्बिन शहर में। उसका मैस्कॉट शुभंकर था, बिन बिन और निनी। उसमें टॉप पे चाइना था। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। और अगले वाले जो एशियन विंटर गेम्स होंगे 10वां एडिशन 2029 में होगा सऊदी अरब में। और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया था चाइना ने। चौथे बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन चाइना में हुआ, उसको इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा के। प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 को जीता लियू जियाकुन ने, वो चाइना के हैं। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार को कहां तैनात किया था? अभी म्यांमार में। LPR मतलब हो गया लार्ज फेज्ड एरे रडार। चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? साउथ अफ्रीका। और चाइना जो है ये कोल्ड सीप के नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहां पर? दक्षिण चीन सागर में, 2000 मीटर की गहराई में। और अभी फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 हुआ था चाइना में, उसको जीत लिया चाइना की प्लेयर जू वेनजुन ने। ठीक है, तो चाइना से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन टिक्का। कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में, और वैसे आप लोगों ने हर जगह इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा कि अभी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कई सारे आम नागरिक मारे गए। लगभग 28-30 बताए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक उसमें से थे। और इस नरसंहार के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का शुरू किया है, जो कि एक उच्च स्तरीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इसका लक्ष्य है हमलावरों को बेअसर करना, उनके घुसपैठ मार्ग का पता लगाना। और इसी ऑपरेशन के चलते अभी 2 आतंकियों को घुसपैठ करते वक्त मार दिया गया। और इतना ही नहीं, अभी भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई निर्णय लिए हैं, जैसे कि अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। अब उनका आना जाना दाना पानी सब बंद हो जाएगा। उसके अलावा 1960 का जो सिंधु जल समझौता हुआ था अभी उसे सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया गया। और सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो ऑलरेडी अभी इस वीजा के तहत भारत में आए हुए हैं उनको बोल दिया भैया 48 घंटे के अंदर अपने वापस देश भाग जाओ। उसके अलावा नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन कर दिया गया। साथ ही भारत भी इस्लामाबाद स्थित जो भारतीय उच्चायोग है वहां पे जितने भी तैनात हमारे सैन्य सलाहकार है उनको हम वापस बुला रहे हैं। और भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के आकार को भी छोटा करने की घोषणा कर दी है, जिससे अब वहां पे कुल राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घट करके 50 से घट के 30 हो जाएगी। ऐसा करने से होगा क्या? बातचीत के जो दायरे हैं वो और ज्यादा सीमित हो जाएंगे।
अच्छा, आतंकियों की बात चल रही है तो एक नाम मैं आपको और याद दिला दूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा, इसको भी अमेरिका से भारत लाया गया था। उसने 2008 में जो मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश रची थी, तो वो भी एक आतंकी है, वो भी नाम न्यूज में था, तो उसको भी लगे हाथ ध्यान में रखना, तहव्वुर राणा। तो आज के प्रश्न का उत्तर था कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन टिक्का। चलो इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस हमने शुरू किए थे, वो सारे ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, जो जो सारे इंपॉर्टेंट है वो सब देखेंगे हम। जैसे कि एक तो ऑपरेशन करुणा याद रखना, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में। ऑपरेशन राहत, यमन युद्ध ग्रह में भारतीयों और दूसरे देश के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय, इसराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अलक्सा फ्लड, हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था उसका कोड नेम था ये, और उसी के बदले में जो इसराइल ने हमला किया था उसको कोड नेम दिया था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। ऑपरेशन चक्र 2, ये सीबीआई ने चलाया था। ऑपरेशन अमृत, केरल ने चलाया था एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध, ये दोनों आरपीएफ ने चलाया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ऑपरेशन सर्द हवा हो जाए या गर्म हवा हो जाए, ये दोनों चलाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, उत्तराखंड जंगलों में जब आग लग गई थी उसको बुझाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए अभी शुरू किया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में अभी रिसेंटली जो भूकंप आया था तो पीड़ितों की मदद के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो ये लास्ट वाले जो 2 ऑपरेशन है वो तो इसी साल चलाए गए हैं। वैसे मैंने आपको अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आपको रिवाइज करवा दिए, कोई सा भी आपसे कभी भी पूछ ले तो आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा क्लॉस स्वैब। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हैं क्लॉस स्वैब। उन्होंने 5 दशक से अधिक समय तक नेतृत्व करने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और ट्रस्टी के पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। वे एक जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर थे। तो कई बार आपने जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना होगा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टैटिक में आपको बताऊंगा, लेकिन ऑप्शंस देखो एक बार पहले, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तेद्रोस अधानोम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मसातो कांडा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बने थे ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग देना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बताऊं तो स्थापना 1971 में, हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रेंडे। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से रिपोर्ट्स जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, वो भी देखो। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। और ये 3 प्रश्न तो एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दूं, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था। एक तो टायर कंपनी है सीएट और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 3 जने हैं, डेविड बेकहम, डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग और रिकेन यामामोटो। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल यंग लीडर के रूप में किसे चुना था? 2025 में किस भारतीय मंत्री को चुना था? वैसे तो बहुत सारे लोग चुने गए थे, लेकिन किस भारतीय मंत्री को चुना था? तो राम मोहन नायडू, हमारे एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों को। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक, जिसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है, ये
आप कह सकते हो क्रिकेट की एक मैगजीन है जिसे यूके में हर साल प्रकाशित किया जाता है। और अभी इसमें वर्ल्ड्स लीडिंग मेंस क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया। तो 2024 के लिए इनको चुना गया है, मतलब 2024 में जो इनका परफॉर्मेंस रहा उसी के अनुसार। वहीं वुमेन्स क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया, यानी कि वर्ल्ड्स लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया स्मृति मंधाना को। आपको बता दूं स्मृति मंधाना को दूसरी बार ये सम्मान मिला, इससे पहले 2018 में भी उनको चुना गया था। और अभी तक केवल 2 ही भारतीय महिलाएं हैं जिनको ये सम्मान मिला है, एक तो स्मृति मंधाना और इनसे पहले मिताली राज भी ये सम्मान पा चुकी है। वहीं पुरुषों में देखोगे तो 4 भारतीयों को ये सम्मान मिल चुका है, वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को सबसे ज्यादा बार 3 बार, और अभी जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह से मैं 2 पॉइंट और बता दूं कि अभी 2 कंपनियों ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक तो अमेरिकी फुटवेयर कंपनी स्केचर्स उसने, और एक लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ने। और इसी साल हमने देखा था बीसीसीआई ने पोली उम्ब्रिगर अवार्ड भी दिया था जसप्रीत बुमराह को ही। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी 21 और 22 अप्रैल को ही अरुणाचल प्रदेश में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थान पर यह हुआ। उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत की बौद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करना, और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो देश हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान वगैरह ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो याद रखना बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अभी जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, आज बहुत दिन हो गए, सम्मेलन से संबंधित कोई प्रश्न हमने पढ़ा नहीं है। सम्मेलन यानी कि समिट, बैठक। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन ही मैं आज आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अगर बात करें कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 कब हुआ या कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और अभी 2025 में ही 6ठा बिम्स्टेक समिट हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। अच्छा, अब याद रखना, अब बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है 2 सालों के लिए किसे सौंप दी गई है? बांग्लादेश को। उसके अलावा 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में हुई थी। दूसरी बार भारत ने इसको होस्ट किया। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये दुबई में हुआ। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन ये हुआ हैदराबाद में। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 हुआ नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी संभावना। और तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई थी ये काठमांडू में हुई। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट ये उज्बेकिस्तान में हुई। और एक पॉइंट याद रखना कि अभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक नया सदस्य देश बन गया है, बेलीज, 182 नंबर का। उसके अलावा विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन ये हुआ था अभी नई दिल्ली में। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट, अभी मैंने आपको सारे समिट से रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की भी यहाँ इस प्रश्न में बात हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनायक। ये कुछ मुख्य दर्रे, माउंटेन पास है यहाँ पे, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, तिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा। नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है, गयाल है, पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला, और वृक्ष है होलांग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड, इसका नाम है, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने आयरन वुड नाम से एक नई कंप्यूटर चिप को लॉन्च किया है। ये कंपनी की 7th जनरेशन की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस टीपीयू यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को विशिष्ट रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, कभी आपने फ्लॉप्स के बारे में सुना होगा? कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को नापते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हो, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो गूगल का ये जो आयरन वुड है, आयरन वुड नाम से जो ये चिप है, आप कह सकते हो कि 5 एक्सा फ्लॉप्स
कैपेसिटी के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। और अगर इसकी आप तुलना करना चाहो तो यूं देख सकते हो कि दुनिया का जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है ये उससे भी 24 गुना फास्ट है। इस तरह से आप तुलना करके अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना तेज है। ठीक है, तो आयरन वुड को किसने लॉन्च किया? याद रखना, गूगल ने किया है। तो गूगल के बारे में बताते हैं आपको। देखो, गूगल की स्थापना होती है 1998 में। किसने की थी? लेरी पेज और सर्जे पेन। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस हो गया। सीईओ है सुंदर पिचाई। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। कुछ और प्रश्न देखें गूगल से, तो गूगल ने, याद रखना, हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया था। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया गूगल ने। भारत की कंट्री मैनेजर बनाया प्रीति लोबान को। और गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, जिसका नाम है, ये कहां पर खोला? बंगलुरु में खोला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक ये भारत का पहला राज्य है जिसने गांव स्तर पर पुरावशेषों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण में शिलालेखों, मूर्तियों और स्मारकों को जियो टैग किया जा रहा है ताकि विरासत ट्रैकिंग के लिए सटीक स्थान आधारित रिकॉर्ड बनाए जा सके। पुरावशेष मतलब हो गया प्राचीन वस्तुएं, तो मतलब उनका ग्रामीण स्तर पर दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर पुरावशेषों का सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। बात कर्नाटक की हो रही है तो आपको लेकर के चलते हैं कर्नाटक। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल होती है बंगलुरु। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो गए। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कर्नाटक से रिवाइज कराएं तो अभी याद रखना, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल को लॉन्च किया था कर्नाटक ने। अभी 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इसको कर्नाटक ने जीत लिया, 5वीं बार विदर्भ को हराया। और भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? कर्नाटक। और राइट टू डाई विथ डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक बना, पहला केरल है। और अभी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 यानी कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कर्नाटक था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस इंडेक्स को। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। याद रखना, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1987। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको बनाया हाइप्रिक्स कंपनी ने। बंगलुरु का एक डिफेंस स्टार्टअप है ये। उसके अलावा गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत कहां पर खोला? बंगलुरु। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 दिया गया आर.के. श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक हैं ये। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 ये उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। इनका संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, कर्नाटक से ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 15वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था। अच्छा, पंचायती राज से बनने वाले जो भी अभी तक एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर पूछते हैं कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और अब ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें मैंने यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में एक पैराग्राफ की फॉर्म में सेट कर दिया, तो इसको रीड करना, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी और उसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से। खुद उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने की थी। उसके बाद फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये पूछा जाता है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 से 243O। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है ना, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे हर लाइन से एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, इसीलिए मैंने इसको एक फॉर्मेट के रूप में सेट कर दिया ताकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई लगेगी और चीजें आपको याद रहेगी।
अब वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, चलो अप्रैल के एक बार फिर से सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 21 जून को योगा दिवस होगा, थीम याद रख लो, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयंती है, और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। उसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा यानी कि सेविंग अकाउंट और एफडी खाते खोलने और संचालित करने, ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है? तो आंसर होगा 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे। तो अभी आरबीआई ने 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत यानी कि सेविंग अकाउंट और एफडी खोलने और उसे ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। इससे पहले अभी तक क्या होता था, खातों को जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता हैं या कानूनी जो भी अभिभावक हैं, उनके द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था। लेकिन अब बच्चे खुद से ऑपरेट कर सकेंगे और 1 जुलाई 2025 से सभी बैंकों को ये फैसिलिटी देनी होगी। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, क्यों कर रहा है आरबीआई? तो उद्देश्य साफ है, युवा अवस्था में ही, यंग एज में ही फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, बच्चों को रेस्पॉन्सिबल और स्वतंत्र बैंकिंग एक्सपीरियंस देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और खासकर बच्चों के बीच। अब बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई के पहले स्टैटिक देखो कुछ। जैसे स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। किस आयोग की सिफारिश पे स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, भी नए बने थे 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, वो भी याद रख लो। एम राजेश्वर राव हैं, टी रविशंकर हैं, अब इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। एक स्वामीनाथन जानकी रमन है और एक नई बनी थी अभी, पूनम गुप्ता इनका नाम है। आरबीआई से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। आरबीआई ने कहा कि वो यूएलआई लॉन्च करेगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। और अभी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर फाइनली कर दिया 6%। आरबीआई को अभी यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2025 भी मिला। क्यों? उसके 2 पोर्टल इनिशिएटिव्स हैं, प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल के लिए। प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुकी है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। 2 तरह के सप्ताह, 2 तरह के वीक ये मनाता है। एक है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, 10 से लेकर 16 मार्च तक। इस बार की थीम है इंडिया पेज डिजिटली। और एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, 24 से लेकर 28 फरवरी तक। थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन अभी कहां पर हुई है? तो ये हुआ है चाइना में। तो अभी चाइना में दुनिया की पहली ऐसी दौड़ हुई जिसमें इंसान और रोबोट दोनों ने एक साथ दौड़ लगाई है। इस दौड़ का उद्देश्य था चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तकनीकों में प्रगति को दिखाना। अब देखो हम चाइना की बात तो करेंगे नहीं आज, चाइना मैंने आपको वैसे ही रीड करवा दिया पूरा। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे दुनिया की पहली बात हो रही है ना, तो इसी तरह से पहले से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न अपने इंपॉर्टेंट पड़े थे वो आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़। पॉलिमटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाएगी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, ये 2028 से लागू होगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया केरल। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान है न्यू शेपर्ड, अभी उसमें बैठ करके 6 महिलाएं अंतरिक्ष में गई थी और 1963 के बाद ये अपनी तरह की केवल पूर्ण महिला अंतरिक्ष उड़ान थी। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर शुरू होगा? मुंबई। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पे बनाया गया? लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद की मदद से। और दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती होगा, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कर लिए, ध्यान में रखना।
बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। देखो अगर सेशन अच्छा लगे पहले तो बताइएगा कमेंट करके सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में और इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली इसकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, अब वहां जाकर के आप एमसीक्यू लगाइए और देखिए कि जो अभी मैंने आपको पढ़ाया रिसेंटली उससे कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स स्टैटिक क्विजेज वहां पे आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। बाकी इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो भी आपको वहां पे अवेलेबल होती है बिल्कुल फ्री में। और अब तो टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया अच्युत सामंत को। और यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क की अपनी सूची में शामिल किया है। ये कहां पर है? ये एक ज्वालामुखी है जो नॉर्थ कोरिया में है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ड्यूरो मैककूट को। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? मुंबई में। आरबीआई ने अभी किस डिप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया? टी रविशंकर। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड नाम से एक पहल शुरू की गई है? गृह मंत्रालय। जम्मू कश्मीर में अभी जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। और पहली बार अभी सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन ये कहां पे किया गया? पटना में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नवा पार्टनर स्टेट बन गया? अच्छा वैसे तो इसमें उत्तर ही लगा हुआ था, आंसर लगा हुआ था नाइजीरिया। खैर कोई बात नहीं, बीच बीच में भी मैं आपसे कई तरह के प्रश्न पूछ लेता हूं तो उनके भी उत्तर दिया कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी और आपको मालूम चलेगा पढ़े हुए में से ही मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ सडनली अचानक से तो आप उसका उत्तर कर पाते हो या नहीं कर पाते, वही आपका असली टेस्ट है। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।